हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, जो हमारा चैप्टर फर्स्ट आज मैंने डिस्कस किया था अपने चैनल पे। उसी के कुछ MCQs मैं लेके आई हूँ आपके लिए, मतलब कुछ MCQs भी हैं और कुछ क्वेश्चन आंसर भी हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा तो आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं या कॉमर्स के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में है वो है कि द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम आर। तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो पहला ऑप्शन है डेटा, रिपोर्ट, लेजर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो इसमें ये जो लेजर है, लेजर कोई भी कंपोनेंट नहीं होता कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का, ठीक है। चलिए सी ऑप्शन देखते हैं। तो सी में पीपल है, प्रोसीजर है, लेजर है, डेटा है, चार्ट ऑफ अकाउंट्स है। अब चार्ट ऑफ अकाउंट्स कोई भी कंपोनेंट नहीं होता तो ये भी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन देखें तो डेटा है, कोडिंग है, प्रोसीजर है, रूल्स है, आउटपुट है। तो आउटपुट भी कोई जो है और रूल्स भी कोई वो नहीं होता कंपोनेंट, ठीक है। अब बी ऑप्शन देखते हैं। बी में है डेटा, पीपल, प्रोसीजर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो जैसा कि मैंने आज आपको बताया भी था कि कंपोनेंट्स में हमारा डेटा आ जाता है, पीपल जैसे कि यूजर जो है वो पीपल में आ जाता है, प्रोसीजर यानी प्रोसेस की बात कर रहा है, और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम रिफर्स टू। पहला ऑप्शन कह रहा है प्रिंटिंग ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूजिंग कंप्यूटर। तो क्या सिर्फ बैलेंस शीट को प्रिंट करना और प्रॉफिट लॉस को बनाना ही जो है कहलाता है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें सारी चीजें आ जाती हैं। सी ऑप्शन कह रहा है प्रोसेसिंग ऑफ अकाउंटिंग रिलेटेड डेटा एंड प्रिंटिंग रिपोर्ट्स। ऐसा नहीं है, केवल अकाउंटिंग रिलेटेड डेटा की बात नहीं होती, हम अकाउंटिंग, इन्वेंट्री और सैलरी, काफी चीजों को हम इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो खाली अकाउंटिंग की बात नहीं होती है। डी ऑप्शन तो होगा ही नहीं, नन ऑफ द अबव। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि कह रहा है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम रिफर्स टू प्रोसेसिंग ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन थ्रू कंप्यूटर एंड प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। तो ये ऑप्शन ज्यादा सही लग रहा है कि अकाउंटिंग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम हमारा एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम अपने अकाउंटिंग के ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करते हैं कंप्यूटर की मदद से और एक रिकॉर्ड या रिपोर्ट को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम रिफर्स टू। तो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के? तो पहला ऑप्शन है बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर एनालाइज्ड, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा ऑप्शन है फ्रॉम डेटा एंट्री टू प्रिपरेशन ऑफ फाइनल स्टेटमेंट। तो ऐसा नहीं है कि हम केवल डेटा एंट्री से फाइनल स्टेटमेंट ही प्रिपेयर करते हैं, और भी कई चीजें होती हैं, ठीक है। हम वो भी करते हैं क्योंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाते हैं, हम ट्रायल बैलेंस भी बनाते हैं, केवल फाइनल स्टेटमेंट ही नहीं बनाते, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन कह रहा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम टू कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो ये कोई कंपोनेंट नहीं है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। और नन ऑफ द अबव तो ऑलरेडी कैंसिल है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में हमारे बिजनेस के ट्रांजेक्शन को हम एनालाइज करते हैं, फिर हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है द कैश शुड बी। तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम क्या है? तो पहला ऑप्शन है सिंपल एंड इंटीग्रेटेड, ट्रांसपेरेंट, एक्यूरेट, स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी। तो पहला ऑप्शन तो सही लग ही रहा है। बी ऑप्शन देखते हैं। बी में कह रहा है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया मुश्किल, तो मुश्किल तो नहीं होता हमारा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, क्योंकि हमारा जो कैश होता है वो यूजर फ्रेंडली होता है, वो कॉम्प्लेक्स नहीं होता। तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी में कह रहा है एबल टू ट्रांसफॉर्म द मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम टू कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर लेता है, ठीक है। उसको यूजर इंस्ट्रक्शन देता है तभी कुछ ऐसा हो पाता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। डी तो हमारा होगा ही नहीं। तो ए ऑप्शन ज्यादा सही लग रहा है। ए में कह रहा है कि हमारा जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम है वो सिंपल है, बिल्कुल सही बात है, और इंटीग्रेटेड है, उसमें कई सारी चीजें इंटीग्रेट हो जाती हैं।
ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, बिल्कुल ओपन रहता है, एक्यूरेट भी है, एक्यूरेसी मेंटेन होती है, कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता, हम लोग गलती कर सकते हैं, ठीक है। स्केलेबिलिटी होती है, स्केलेबिलिटी की मतलब हो गया कि हम अपने फाइनेंस को भी मेंटेन करते हैं, हम अपने इन्वेंट्री को भी मेंटेन करते हैं, हम टैक्सेशन को भी मैनेज कर सकते हैं, मतलब ओवरऑल सारी चीज़ों का परमानेंट सोल्यूशन है हमारा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम है, ठीक है। फुल बिजनेस सोल्यूशन ये प्रोवाइड करता है। रिलायबिलिटी भी है, क्योंकि रिलायबिलिटी से हमारा मतलब विश्वसनीयता से है, तो हम कंप्यूटर पे ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं एज कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स। तो फोर्थ का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है द ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स मीन्स द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा फ्रॉम एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। नहीं, तीन ही चीजें नहीं होती है, हमारे पास रेवेन्यू और एक्सपेंसेस भी होते हैं। बी ऑप्शन कह रहा है एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। तो बी ऑप्शन में सब कुछ आ जाता है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन भी देख लेते हैं। सी में कह रहा है एसेट्स, ओनर्स इक्विटी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे कैपिटल की बात नहीं हुई है, तो सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन ज्यादा सही है कि हमारी ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स में हम एसेट्स को अलग ग्रुप करते हैं, कैपिटल की अलग ग्रुपिंग करते हैं, लायबिलिटीज की अलग ग्रुपिंग करते हैं और रेवेन्यू और एक्सपेंसेस की अलग ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कोडिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ। तो हम अकाउंट्स को कोडिफाई जो करते हैं उसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, जिसको हम आइडेंटिफिकेशन मार्क भी बोलते हैं। तो वो क्यों करते हैं, उसका क्या पर्पस होता है? तो उसका पर्पस होता है कि हम एक रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं बिटवीन ग्रुप्स एंड कंपोनेंट्स। तो हम अपने ग्रुप्स और कंपोनेंट्स के बीच में कोड्स का यूज करके एक रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो कोडिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स रिक्वायर होता है, उसकी जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हम एक रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हैं अपने ग्रुप्स और कंपोनेंट्स के बीच में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है मेथड ऑफ कोडिफिकेशन शुड बी। तो कोडिफिकेशन का जो मेथड है वो क्या है? सच दैट इट लीड्स टू ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स। तो कोडिफिकेशन का जो मेथड है उससे हम अपने अकाउंट्स की ग्रुपिंग कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम इसी के बेस पे कंपोनेंट्स और ग्रुप्स में रिलेशनशिप मेंटेन कर पाते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है द नीड ऑफ कोडिफिकेशन इज। तो कोड की जरूरत क्यों पड़ती है हमें कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में? हमें कोड की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हम अपने डेटा को सिक्योर रखना चाहते हैं, उसको इंक्रिप्शन देना चाहते हैं, ठीक है। और डेटा का इंक्रिप्शन देने के लिए हमें कोड डिफाइन करना पड़ता है, बिना कोड के हम इंक्रिप्शन नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि हमें कोडिफिकेशन की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि हम अपने डेटा का इंक्रिप्शन कर सके, उसको सिक्योर करके रख सके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है व्हाट इज द एक्टिविटी सीक्वेंस ऑफ द बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल का क्या एक्टिविटी सीक्वेंस होना चाहिए? पहला ऑप्शन कह रहा है कि डेटा को ऑर्गेनाइज किया, फिर प्रोसेस किया, फिर कलेक्ट किया। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, पहले डेटा कलेक्ट होगा कि पहले ऑर्गेनाइज ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। बी में कह रहा है कि हमने डेटा को कलेक्ट किया, फिर उसको ऑर्गेनाइज किया, फिर उसका प्रोसेस किया, फिर इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट किया। तो ये तो तरीका सही लग रहा है कि हम पहले डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर डेटा का प्रोसेस होता है, फिर जो आउटपुट निकल के आता है वो हम लोगों को कम्युनिकेट करते हैं, फिर मतलब डेटा को हम इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है डेटा का प्रोसेस हुआ, फिर ऑर्गेनाइज हुआ, फिर कलेक्ट हुआ। ये भी गलत हो गया। डी में कह रहा है ऑर्गेनाइज किया, कलेक्ट किया, फिर गलत हो गया, क्योंकि हमेशा पहले कलेक्ट करेंगे डेटा, उसके बाद ही कुछ और करेंगे, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि हम पहले डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर प्रोसेस होता है, फिर आउटपुट जो आता है उसको हम कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है व्हाट आर इंटरनल कंट्रोल्स डिजाइन टू डू। तो इंटरनल कंट्रोल्स क्यों बनाए गए हैं, क्यों डिजाइन किए गए हैं? तो बेसिकली इसको हम सेफ गार्ड के लिए डिजाइन किए गए हैं, ठीक है। तो इट इज डिजाइन टू डू सेफ गार्ड एसेट्स एंड ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ रिसोर्सेज। हम अपने रिसोर्सेज को अच्छी तरह से यूज कर पाए, ऑप्टिमाइज कर पाए, एसेट्स को सेफ गार्ड कर पाए, इसलिए इंटरनल कंट्रोल्स बनाए गए हैं सॉफ्टवेयर में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है व्हाट इज द फर्म्स पेमेंट टू अ सप्लायर फॉर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री रिकॉर्डेड इन। तो अगर कोई फर्म जो है पेमेंट कर रही है सप्लायर को मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के लिए, तो उसको कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा? तो जब पेमेंट हो जा रहा है तो परचेज में तो जाएगा नहीं, सेल्स में भी नहीं जाएगा, कैश रिसीप्ट में भी नहीं जाएगा, क्योंकि पेमेंट हो रहा है, कैश रिसीप्ट तो हो नहीं रही है।
तो कैश पेमेंट सीधी सी बात है कैश पेमेंट जनरल में जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फर्म पेमेंट कर रही है इसलिए कैश पेमेंट जनरल में जाएगा, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है वेयर आर अमाउंट्स ओन्ड बाय कस्टमर फॉर क्रेडिट परचेजेस फाउंड। तो जो अमाउंट्स कस्टमर के द्वारा ओन किए जा रहे हैं क्रेडिट परचेजेस में, उसको कहाँ पे रखे जाते हैं। तो पहला है अकाउंट रिसीवेबल जनरल, तो हम परचेस कर रहे हैं तो हम तो रिसीव करेंगे नहीं, तो ये रिसीवेबल में नहीं जाएगा। दूसरा है जनरल लेजर, जनरल लेजर कुछ होता ही नहीं है। तीसरा है सेल्स लेजर, तो जब परचेस हो रहा है तो सेल्स लेजर में जाएगा नहीं। चौथा है अकाउंट्स रिसीवेबल सब्सिडरी लेजर, तो जब हम अमाउंट्स कस्टमर को ओन करते हैं फॉर क्रेडिट परचेजेस, तो उसके लिए जो हमारा रिकॉर्ड है वो कहाँ पे करते हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल सब्सिडरी लेजर में, तो इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के बुक से ही मैंने लिए हैं, ठीक है, ये बुक में ही दिए हुए हैं आपकी, तो इसके एग्जाम में पूछे जाने के ज्यादा चांसेस भी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, ये थ्योरेटिकल है आपका, व्हाई द कंप्यूटराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज रिक्वायर्ड एंड व्हाई इज इट यूजफुल। तो इसमें पूछ रहा है कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कंप्यूटराइजेशन किया गया है, यानी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, वो क्यों यूजफुल है, ठीक है। तो चलिए सीधी सी बात है, हम समझते हैं कि ये क्यों यूजफुल है, क्योंकि ये हमारे टाइम को बचाता है, ठीक है, हमारी इफिशियंसी हाई होती है, हम हाई स्पीड में काम कर पाते हैं, बेटर एक्यूरेसी रहती है, हमें सिक्योरिटी भी अच्छी खासी मिल जाती है, तो ये सारे इसके बेनिफिट हैं, ठीक है। तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारी मदद करता है बिजनेस को मैनेज करने में, बिग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को मैनेज करने में, डेटा रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट्स विथ हाई इफिशियंसी, कम टाइम में हम ज्यादा चीजों को मैनेज कर पाते हैं, हाई स्पीड में हम काम करते हैं, बेटर एक्यूरेसी रहती है, ठीक है। इट्स नीड अराइजेस फ्रॉम द बेनिफिट्स ऑफ स्पीड, इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इसकी स्पीड जो है पर्सन से ज्यादा हाई होती है। सीधी सी बात है, एक कंप्यूटर जो जितनी तेज स्पीड में काम करेगा उतनी तेज स्पीड में कोई पर्सन नहीं कर सकता। इसकी एक्यूरेसी भी 100% होती है। लोअर कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन, कम कॉस्ट लगा करके हम अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन को इजिली हैंडल कर पाते हैं कंप्यूटर की मदद से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। Also, it has the capability to record a large number of transactions with speed and accuracy. तो कंप्यूटर जब कोई ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है तो वो हाई स्पीड में करता है, चाहे जितने ज्यादा ट्रांजेक्शन हो, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन को वो उसी स्पीड में और उसी एक्यूरेसी में रिकॉर्ड करता है, ठीक है। इट अलाउज क्विक एंड क्वालिटी रिपोर्टिंग, ये हमें क्विक यानी फास्ट रिपोर्ट जनरेट करके देता है। जैसे ही हम ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करते हैं तुरंत रिपोर्ट जनरेट हो जाती है, ठीक है। और क्वालिटी भी रहती है, मतलब मिस्टेक नहीं होती, फॉर्मेट एज इट इज वैसा ही होता है जैसा हमें चाहिए होता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड एंड एक्यूरेसी, अकाउंटिंग सिस्टम एंड इट्स अवेयरनेस एमंग एंटिटीज हैव बिकम अ नेसेसिटी इन द प्रेजेंट एनवायरनमेंट। अगर हम प्रेजेंट एनवायरनमेंट को देखें जहां पर हर चीजें बहुत फास्ट हो रही है, नई टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही है, तो हमें भी जरूरत है कि हम अकाउंटिंग सिस्टम की मदद से ही अकाउंटिंग करें, ताकि हम फास्ट स्पीड में कम समय में अच्छा इनपुट दे पाए, आउटपुट दे पाए, ठीक है। बिजनेसेस ऑफ वॉट एवर फील्ड एंड साइज आर शिफ्टिंग फ्रॉम द प्रैक्टिस ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स मैनुअली। द मैनुअल प्रोसेस इज मोर टाइम कंज्यूमिंग, तो जो मैनुअल प्रोसेस है वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है एंड उसमें ह्यूमन एरर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। स्टोरेज एंड रिट्राइवल ऑफ डेटा एंड जनरेशन ऑफ रिपोर्ट कैन नॉट बी इंश्योर्ड इन रियल टाइम इन द ट्रेडिशनल सिस्टम। तो हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम था उसमें रिपोर्ट्स का जनरेशन और डेटा को सिक्योर रखना, ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो सकती थी, ठीक है। देयर इज अ नीड टू शिफ्ट टू द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, तो इसीलिए हमें जरूरत पड़ी कि हम जो है मैनुअल सिस्टम से कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में जाएं, ठीक है, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। दे हैव एम्पावर्ड बिजनेस टू प्रोजेक्ट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इसकी मदद से हम अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इजिली और एक्यूरेटली पा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज कोडिंग, कोडिंग क्या है, व्हाई कोडिफिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर एन अकाउंटिंग सिस्टम, हमें कोडिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो कोड क्या है, मैंने आपको बताया है कि ये एक आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है, ठीक है। तो कोड इज एन आइडेंटिफिकेशन मार्क, जनरली कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स कोडिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो
तो जनरली जितने भी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं उसमें कोडिफिकेशन होते हैं अकाउंट्स के, ठीक है, तभी इंक्रिप्शन मिल पाता है डेटा का, ठीक है, क्योंकि अभी एमसीक्यू में भी पूछा गया था कि कोडिंग हम क्यों करते हैं। तो कोडिंग से क्या होता है कि हमें अपने डेटा का इंक्रिप्शन कोड के थ्रू ही प्रोवाइड हो पाता है, ठीक है। कोडिंग इन बुक कीपिंग इज द वे टुवर्ड एलोकेटिंग नंबर्स और लेटर्स टू इंफॉर्मेशन टू मेक अ क्विक परसुएट डेटा सेट, ठीक है। तो एक डेटा सेट क्विक बनाने के लिए हमें कोडिंग करनी पड़ती है। मेमोरी एड कोडिंग इन बुक कीपिंग यूटिलाइजेस शॉर्टेन लेटर्स दैट रिप्रेजेंट अ फुल वर्ड। फॉर इंस्टेंस ACCT कुड मीन अकाउंट। तो जैसे ACCT को हम अकाउंट से डिनोट करते हैं, ठीक है। DT से हम डेट को डिनोट करते हैं, GTL से हम स्टूपेंडस एग्रीगेट को दिखाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से सक्सेसिव कोडिंग होती है, लाइकवाइज कॉल्ड सीक्वेंशियल कोडिंग। तो सक्सेसिव कोडिंग को हम सीक्वेंशियल कोडिंग भी बोलते हैं। सक्सेसिव कोडिंग इन बुक कीपिंग यूटिलाइजेस नंबर्स दैट हैव अ कॉन्टिन्यूअस रिक्वेस्ट। तो इसमें नंबर्स की बात की जाती है जो कि एक सीक्वेंस में रहते हैं, कॉन्टिन्यूअस रहते हैं, जैसे 0 0 0 1 0 2 0 3। तो मैंने कई तरह के आपको टाइप्स ऑफ कोडिंग बताया है अभी अपने प्रीवियस वीडियो में, जिसमें मैंने ओवरव्यू बताया है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का, ठीक है। तो उसको आप पहले देख लीजिएगा, फिर ये क्वेश्चंस देखने आइएगा तो आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर द साइलेंट फीचर ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम की फीचर्स की बात कर रहे हैं। तो इसमें मैंने और अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के फीचर्स को। तो पहला फीचर क्या है कि ये सिंपल और इंटीग्रेटेड होता है, ठीक है। ये यूजर फ्रेंडली होता है, हम इस पे आसानी से वर्क कर पाते हैं थोड़ा सा ट्रेनिंग लेने के बाद, ठीक है। इट हेल्प्स ऑल बिजनेसेस बाय ऑटोमेटिक एंड इंटीग्रेटिंग ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज। सच एक्टिविटीज में भी सेल्स। तो ये हमें सारी एक्टिविटीज के लिए हेल्प करता है, जैसे कि सेल्स हो गया, फाइनेंस हो गया, परचेज हो गया, इन्वेंट्री हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया। It also facilitates the arrangement of accurate and up-to-date business information in a readily usable form। तो ये हमें एक accurate और up-to-date business information provide करता है, ठीक है। चलिए, इसकी accuracy भी 100% होती है और speed भी बहुत high होती है। इसमें scalability होती है, मतलब कि ये flexible होता है। रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन विद द चेंजिंग वॉल्यूम ऑफ द बिजनेस। छोटा बिजनेस है तो भी ट्रांजेक्शन को हम आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। बड़ा बिजनेस है जहां पे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा है तो उसमें भी हम आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है इंस्टेंट रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग इंस्टेंट होती है, जैसे ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है हम तुरंत उसकी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। It can generate a quality report in a real time because of high speed and accuracy। क्योंकि स्पीड बहुत हाई होती है, सीधी सी बात है, कंप्यूटर की स्पीड आपको पता ही है कि हाई होती है। चलिए अगला जो फीचर है वो है सिक्योरिटी। ये हमें कई तरह से डेटा इंक्रिप्शन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। हम पासवर्ड के थ्रू अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। क्विक डिसीजन मेकिंग होती है। दिस सिस्टम जनरेट्स रियल टाइम कॉम्प्रिहेंसिव MIS रिपोर्ट एंड इंश्योर्स एक्सेस टू कंप्लीट एंड क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली। तो यहाँ पे क्विक डिसीजन मेकिंग हो पाती है क्योंकि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम हमारा फास्टली रिपोर्ट जनरेट करके दे देता है, तो हम आसानी से डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। अब MIS क्या होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, और इसके बारे में डिटेल में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है। चलिए MIS और AIS दोनों बताया है। नेक्स्ट है आपका रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब कि जनरेट होती है जो रिपोर्ट वो एक्यूरेट होती है, एरर होने के चांसेस कम होते हैं कंप्यूटर में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द फेसेस इन एन अकाउंटिंग साइकिल। तो अकाउंटिंग साइकिल के कौन कौन से फेसेस होते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर उनको क्लासीफाई करते हैं लेजर बना करके, फिर समराइज करते हैं, उसके बाद जो जनरेट करते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उसको यूजर्स को बताते हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग साइकिल भी 8 फेसेस पे बनी हुई है, उसके 8 फेसेस हैं। तो पहला फेज क्या है कि हम अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है कि हम ये फाइंड आउट करते हैं कि हमारा जो ट्रांजैक्शन है बिजनेस का वो फाइनेंस से जुड़ा है कि नहीं और उसकी मनी वैल्यू है कि नहीं। जब वो फाइनेंस से जुड़ा होगा और उसकी मनी वैल्यू होगी तभी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज हम उसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन में यही होता है। दूसरा है मेजरिंग द ट्रांजेक्शन। तो
ट्रांजेक्शन को हम मेजर करते हैं मनी के टर्म्स में, अगर वो मेजर हो रहा है तभी हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। ये दोनों एक ही में आ जाता है, मेजरिंग द ट्रांजेक्शन, ठीक है। तीसरा है आपका रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग हम कैसे करते हैं, जनरल एंट्री बना करके, ठीक है, जनरल एंट्री बना करके रिकॉर्डिंग होती है, या फिर हम सब्सिडरी बुक्स में एंट्री करते हैं तो हमारी रिकॉर्डिंग होती है। नेक्स्ट है हमारा पोस्टिंग टू लेजर। जब हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है, जिसमें हम सेम नेचर के अकाउंट को, सेम नेचर के ट्रांजेक्शन को एक अकाउंट ओपन करके उसी में उसके ट्रांजेक्शन को दिखाते हैं, ठीक है। जैसे हमने परचेज अकाउंट बना लिया तो जितने भी परचेज के ट्रांजेक्शन होंगे उसको परचेज अकाउंट में डाल दिया, तो वही क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन या पोस्टिंग टू लेजर कहलाता है। फिफ्थ स्टेप क्या होता है, लेजर बनाने के बाद हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करके हमें अपने लेजर की एक्यूरेसी का पता चलता है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का, ठीक है। सिक्स्थ हमारा क्या होता है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं, और सबसे लास्ट में क्या करते हैं, हम बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करते हैं, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद, फाइनेंशियल पोजीशन जानने के बाद अपनी अकाउंट बुक को क्लोज करते हैं। और लास्ट में हम क्या करते हैं कि जो भी रिजल्ट निकल के आया है उसको लोगों को कम्युनिकेट करते हैं, उन लोगों को जिनके लिए जानना जरूरी है, जैसे कि मैनेजर हो गया, मैनेजर अकाउंटिंग के रिजल्ट के बेस पे डिसीजन लेता है बिजनेस में, उसी तरीके से इन्वेस्टर हो गया, कस्टमर हो गया, बैंक्स हो गई, गवर्नमेंट हो गया, हम सबको कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन विथ एग्जाम्पल। तो अगर हम बात करें तो डेटा क्या है, डेटा वो रॉ डेटा होता है जो हम फर्स्ट ऑफ ऑल फीड करते हैं अपने कंप्यूटर में, ठीक है, या अपने सॉफ्टवेयर में। और इन्फॉर्मेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन वो है जो हमको डेटा प्रोसेस होने के बाद प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो डेटा क्या है, डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, फिगर और स्टैटिक्स। डेटा इज ट्रांसफॉर्म इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। डेटा को प्रोसेस होने के बाद एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है कंप्यूटर, ठीक है। इट इज अ रॉ मटेरियल ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये एक रॉ मटेरियल है इंफॉर्मेशन का। इंफॉर्मेशन क्या है, इट इज अ प्रोसेस्ड डेटा। इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड डेटा है, पहले डेटा आएगा फिर इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। इट इज अ प्रोसेस्ड डेटा विथ डेफिनेट मीनिंग। इंफॉर्मेशन गिव्स मीनिंग। तो इंफॉर्मेशन से हमें एक यूजफुल मीनिंग मिलती है, लेकिन डेटा क्या है, उससे हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, ठीक है। डेटा को प्रोसेस किया जाता है तब जाकर के इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उससे मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की और वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।